सो देखो, फ्री चार्जेस और बाउंड चार्जेस के बारे में हमने देखा था कि कंडक्टर्स के अंदर, स्पेशली जैसे मेटल्स के अंदर, जो है फ्री चार्जेस जो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स द फ्री चार्जेस, लास्ट शेल के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री चार्जेस कहलाते हैं। और एट द सेम टाइम जो इंसुलेटर्स होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं, उनके अंदर फ्री चार्जेस नहीं होते हैं। ठीक है ना, दे आर लैकिंग ऑफ द फ्री चार्जेस, दे हैव बाउंड चार्जेस, and that's why the insulators are used to store the electric energy, whereas the conductors are used to carry the electric current. तो देखो, दोनों का बिल्कुल काम अलग अलग है, दोनों का काम अलग अलग है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स जो है, कंडक्टर्स आर यूज टू कैरी द करंट। तो करंट कैरी करने के लिए उनको यूज करते हैं, क्योंकि उनके अंदर करंट फ्लो हो सकता है, बिकॉज दे कंटेन द free charges, movable charges, and that's why they are used as conductors, which can be used to carry the charge from one point to other point, normally from high potential to low potential, no doubt. But these insulators, that is bad conductors, are used to store the charges. तो ये जो insulators है वो charges को store करने के लिए, एक जगह पे पकड़ के रखने के लिए यूज किए जाते हैं। So that is the basic use of the insulators, and that use of these insulators depends on their capacity to hold the charges. तो और वो कैपेसिटी उनके अंदर आती किधर से है, तो उसके लिए एक उनका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है जिसको बोला जाता है पोलराइजेशन। बराबर है, पोलराइजेशन। व्हाट यू मीन बाय दिस पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस इज द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू acquire the dipole। ठीक है, डाइपोल मोमेंट, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो है तो उसका डाइपोल मोमेंट एक्वायर करने का कैपेसिटी कितना है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट कितना उसके अंदर इफेक्टिवली प्रोड्यूस हो सकता है, तो इसको कहा जाता है पोलराइजेशन। एंड दिस पोलराइजेशन इज डिफाइंड, मतलब रिजिडली उसको डिफाइन कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज द नेट डाइपोल मोमेंट दैट इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। करेक्ट है, तो नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम is called as the polarization, and this polarization is also denoted by the symbol P, whereas we already know that the dipole moment is also denoted by the same symbol, that is P। तो ये P का मतलब जो है वो पोलराइजेशन भी होता है और P का मतलब डाइपोल मोमेंट भी होता है। और एक्चुअली दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट्स, टोटल डाइपोल मोमेंट्स, इफ यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम देन वी गेट द पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन एक तरह से क्या है ना कि डाइपोल मोमेंट्स कितने कॉम्प्रेस्ड है, कितने क्राउडेड है, किसी रीजन के अंदर कितने डाइपोल मोमेंट्स कॉम्पैक्टली पैक्ड है, वो बताने वाला हमको क्वांटिटी है। तो एक तरह से डाइपोल मोमेंट ही तो पोलराइजेशन कहलाता है। तो डाइपोल मोमेंट सिर्फ पर यूनिट वॉल्यूम हमको उसमें जोड़ना है, बस। डाइपोल मोमेंट्स, टोटल डाइपोल मोमेंट्स, समेशन ऑफ ऑल डाइपोल मोमेंट्स divided by volume is called as the polarization। And normally when any substance is kept uh, at some distance, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे या किसी प्लेस पे अगर कोई सब्सटेंस हम रखते हैं, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर अगर हम रखते हैं कोई भी सब्सटेंस को, तो उसका पोलराइजेशन कितना होता है, जीरो। बिकॉज ऑल द डाइपोल्स इन दैट सब्सटेंस आर randomly directed in all the possible directions, and that's why the resultant of all the dipole moments becomes actually zero, and that's why the substance as a whole doesn't have any dipole moment of its own, and that's why we can say that the polarization of that substance is zero। that substance is not polarized, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, but if suppose the substance is kept in a electric field, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम रखते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड the dipole moments are produced in this substance। So the number of dipole moments, the total effective dipole moment produced per unit volume is called as the polarization, and it is actually the measure of the ability of the substance to hold charges। तो वो सब्सटेंस कितना चार्जेस होल्ड कर सकता है, कितना चार्ज एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो एबिलिटी, उसका जो ये कैपेसिटी है, तो वही हमको इसमें से पता चलता है पोलराइजेशन से।
तो polarization is actually the total dipole moments or the sum of all dipole moments divided by volume, that is called as the polarization. तो ये सब हमने कल देखा था। और ये भी हमने देखा था कि दो टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं। एक होता है पोलर सब्सटेंस और दूसरा होता है नॉन पोलर सब्सटेंस, और दोनों को पोलराइज किया जा सकता है। दोनों बोथ ऑफ देम अंडरगो द पोलराइजेशन। सो व्हेनेवर द नॉन पोलर सब्सटेंस, तो चलो पहले पोलर सब्सटेंस होता क्या है बताओ पहले। व्हाट इज पोलर सब्सटेंस? पोलर मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई whether a molecule is polar or non-polar? Yes, anybody? Okay, देखो होता क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर तब होता है, ये चलो पोलर तब होता है जब उसका जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज जब कोइंसाइड नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। याद रखो ठीक से। अगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ है और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ है और उनके दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे, बिकॉज इट हैज सम पोल्स, it has some dipole moment, and that's why it's called as polar molecule. But on the other hand, if suppose the center of positive charge and center of negative charge just coincides each other, एक ही पॉइंट पे अगर आ जाता है दोनों, तो उस केस में उसको हम कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। तो पोलर मॉलिक्यूल के एग्जांपल क्या देखे थे? H2O या H2S या अमोनिया और इवन HCl एंड ऑल दीज NaCl, NaCl। ये सब जो मॉलिक्यूल्स है वो पोलर मॉलिक्यूल के एग्जांपल्स बनते हैं। जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड, CCl4, यस कार्बन डाइऑक्साइड, यस मीथेन CCl4, CH4, और Cl2, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। और तीन मॉलिक्यूल वाला कौन सा देखा था? BF3 है कि नहीं? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ओके, yes. So all these are the examples of non-polar molecules. So let us move further in this chapter. तो नेक्स्ट वाला कंसेप्ट अभी हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो देखो ठीक से, यहाँ पे सबसे पहले हमको ये कंसेप्ट देखना है कि चैप्टर में, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि पोलराइजेशन इज एक्चुअली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नेट डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं समेशन ऑफ ऑल पी आई दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वी। ये वी मतलब पोटेंशियल नहीं है, वॉल्यूम। तो VOL ऐसा ही हम लिखेंगे उसको। शॉर्ट में भी अगर लिखना है तो भी VOL इतना जरूर लिखेंगे, नहीं तो सिर्फ V लिखेंगे तो उसका मतलब क्या, कंफ्यूजन क्या हो सकता है? वो वॉल्यूम है या पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसलिए वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम इसको ऐसा ही रिप्रेजेंट करेंगे। द पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज द नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, नो डाउट। एंड ऑल्सो वी हैव सीन इट्स SI यूनिट। SI यूनिट क्या है उसका बताया था? कूलम मीटर। कूलम मीटर इज द SI यूनिट ऑफ पोलराइजेशन और डाइपोल मोमेंट, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का यूनिट जो कि मीटर स्क्वायर बनता है, मीटर स्क्वायर। और इसकी वजह से उसको मीटर मीटर सॉरी मीटर क्यूब बनता है। तो इसलिए उसको मीटर मीटर कैंसिल कर देंगे तो हमको मिलेगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एज द SI यूनिट ऑफ polarization. And we also seen that this polarization is directly proportional to the intensity electric field, intensity of electric field। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है, तो वो जितना ज्यादा होगा उतना पोलराइजेशन भी ज्यादा होगा, नो डाउट। और इनका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, तो देखो ठीक से, ये जो यहाँ पे इक्वल टू साइन आ जाएगा, और
ई और पी के बीच में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, तो उसको हमने क्या बोला था कल? Chi E. यस, आई ई. व्हाट इज इट कॉल्ड? It's called as a electric susceptibility. Remember, you have to learn to pronounce it. It's called as a electric susceptibility. And what is it actually? What does it represents? It represents the ability of the substance to get polarized easily. तो देखो ठीक से, ये कोई भी सब्सटेंस जो है वो कितना इजीली पोलराइज होता है, तो उसको वो दिखाया जाता है इस क्वांटिटी के द्वारा. तो ये ई जितना काय जितना ज्यादा होगा, तो उतना हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस जो है इट कैन बी इजीली पोलराइज्ड. तो उसका जो पोलराइजेशन है वो जरूर ज्यादा होगा. मतलब अगर सपोज हम एक छोटा भी इलेक्ट्रिक थोड़ा भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तैयार कर देते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर उस सब्सटेंस को रख देंगे, सो इट विल क्रिएट अ लार्ज डाइपोल मोमेंट इनसाइड इट. तो जब ऐसा सब्सटेंस होता है कि जो थोड़ा भी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम उसको रख देंगे, तो तुरंत वो बहुत ज्यादा पोलराइज हो जाता है. तो ऐसे सब्सटेंस के लिए हम कहेंगे उसका काय जो है वो बहुत ज्यादा है, वेरी हाई. बट अगर हम सपोज ऐसा सब्सटेंस है जिसको कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दो, ये देखो ये इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर हमने उस सब्सटेंस को रख दिया, लेकिन फिर भी वो पोलराइज ही नहीं हो पा रहा है. ठीक है ना, उसके अंदर जो पोलराइजेशन है वो बहुत कम है. मतलब डाइपोल मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम जो पैदा हो गया उसके अंदर, वो बहुत अगर कम है, that means it is very poorly polarized or weakly polarized, even if the electric field is very strong. That's why in that case we can say that the susceptibility of that substance is going to be very small. So the substance is not capable of getting polarized. That is the meaning of less susceptibility. And this susceptibility is always positive. ये भी याद रखो ठीक से, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है. कोई भी सब्सटेंस अपोजिट डायरेक्शन में पोलराइज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है. इसलिए उसका डायरेक्शन जो है वो या तो होगा तो नील होगा, जीरो होगा, या तो होगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, अपोजिट तो कभी भी नहीं होगा. इसलिए इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है. ये बात याद रखो ठीक से, वो हमेशा पॉजिटिव ही हुआ करता है. बिल्कुल. और इवन ये भी हम समझ सकते हैं कि वैक्यूम के बारे में अगर बात करते हैं, वैक्यूम, तो वैक्यूम में मीडियम ही नहीं है. तो कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर पैदा करो, तो वैक्यूम के अंदर कोई मॉलिक्यूल्स तो है ही नहीं जो पोलराइज हो. तो इसलिए पोलराइजेशन होने के लिए मॉलिक्यूल्स की जरूरत है. तो मॉलिक्यूल्स के लिए सब्सटेंस की जरूरत है. अगर सब्सटेंस ही नहीं है तो पोलराइज कोई होगा ही नहीं. और अगर कोई पोलराइज होगा ही नहीं तो इसका मतलब पोलराइजेशन जीरो होगा. तो भले इंटेंसिटी जीरो नहीं है, लेकिन फिर भी पोलराइजेशन जीरो है. तो इसका मतलब फिर जो रेशियो है इन दोनों का, chi, that is the polarization, that is 0 upon intensity, which is not 0, will actually be equal to 0. And that's why we can say that the vacuum has the susceptibility 0. Remember, because vacuum can never be polarized. Even एयर का भी कुछ ना कुछ ससेप्टिबिलिटी होता है. देखो, एयर एयर भले बहुत रेयर मीडियम है, लेकिन फिर भी एयर का कुछ ना कुछ ससेप्टिबिलिटी होता है. वो जीरो नहीं होता है. जीरो सिर्फ वैक्यूम का ही होता है. एयर को भी कुछ ना कुछ ससेप्टिबिलिटी होता है जो कि नॉन जीरो होता है, क्योंकि एयर कैन ऑल्सो बी पोलराइज्ड. क्योंकि एयर के अंदर भी मॉलिक्यूल्स तो है ना. एयर इज मेड अप ऑफ, यू नो दैट, एयर इज मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड. So all these are the molecules which are either polar or non-polar. So already we have seen that polar molecules also and even non-polar molecules also can be polarized. And that's why whenever electric field applied, ना, जब भी बहुत strong electric field अगर अप्लाई करते हैं, तो उस केस में वो molecules polarize होते हैं. और इसीलिए जब भी हम किसी दो प्लेट्स के बीच में अगर चार्जेस रखते हैं, अगर इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज अगर दे दिया या इस प्लेट के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कभी कभी स्पार्किंग भी होता है. एंड दैट स्पार्किंग इज ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ एयर. और इवन कभी कभी अगर बहुत हेवी चार्ज अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर अगर रखा हुआ है, ये जो सब्सटेंस है इसके ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज अगर हमने रख दिया, तो कुछ देर के बाद, मतलब एक घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद अगर हम देखेंगे, तो इसके ऊपर का जो चार्ज है वो धीरे धीरे कम 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 होता जाता है अपने आप.
हमने उसको किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल से कनेक्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जैसे हम कोई चार्ज रखते हैं तो उसके ऊपर का जो चार्ज है वो धीरे 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 डिफ्यूज होता जाता है, कम होता जाता है, एंड वी से दैट दिस चार्ज हैज बीन यूज्ड इन पोलराइज द एयर। तो एयर को पोलराइज करने में वो लग गया, इसलिए हम ये चार्ज जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो दिस चार्ज इज यूज टू पोलराइज द एयर अराउंड इट, क्योंकि बाकी कुछ हो ना हो एयर तो होगा ना उसके पास आसपास। तो इसलिए जैसे ही वो यहाँ पे हम एयर के अंदर रखते हैं तो धीरे धीरे उसके जो चार्जेस है वो एयर को पोलराइज करने में जुड़ जाते हैं, और उसकी वजह से धीरे धीरे चार्ज जो है वो खत्म होता जाता है। और ये बात समझ सकते हैं आराम से। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोलराइजेशन, रिमेंबर। Okay, now we'll see the next concept in this chapter, which is the most important concept in this chapter, that is about capacity. See here, capacity or the capacitance also it's called, उसको हम capacitance भी बोल सकते हैं। देखो actually होता क्या है ये, what is capacitance or capacity? See here, what happens is, if suppose we consider a sphere like this, एक स्पीयर हमने कंसिडर किया जो कि मेटल का बना हुआ स्पीयर है, मेटल का बना हुआ, ठीक है। अभी इसके ऊपर जैसे हम चार्ज डालते हैं, समझो ये हमने चार्ज डाल दिया, पॉजिटिव चार्ज डाल दिया सपोज, ओके। सो as soon as the some charge is kept on this sphere, what happens is the potential of this sphere will just get developed, and we know that the potential at the surface of this sphere is obtained by the formula V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon R, करेक्ट है। ये हमने फॉर्मूला लास्ट टाइम डिराइव किया था, याद होगा आप सभी को, Q upon R, where Q stands for the charge on this sphere and R stands for the radius of this sphere, remember। तो ये जो R है वो इस स्पीयर का रेडियस रहने वाला है, और जो Q है वो इस स्पीयर के ऊपर का चार्ज रहेगा। चलो ठीक है, अभी जैसे हमने चार्ज डाला तो उसके ऊपर का पोटेंशियल बढ़ गया, नो डाउट। ओके, अब अगर हमने और चार्ज डाला, देखो ठीक से अभी क्या कर रहा हूं मैं, we are going to increase the charge on this sphere, remember। suppose I increase the charge, suppose ये पॉजिटिव चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज मैंने डाल दिया, ये देखो ठीक से, तो चार्ज डेंसिटी तो बढ़ गया, डेंसिटी is going to increase। so as soon as the charge is added, charge is increased, what will happen is potential will also increase। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, सीधी बात है कि potential will also increase, no doubt, and the new potential V dash in this case will actually be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught once again into Q upon R, actually Q dash it should be, because अभी जो चार्ज हमने डाला है वो जरूर पहले वाले चार्ज से ज्यादा रहने वाला है, बिल्कुल। तो चलो ठीक है, अगर हमने चार्ज और बढ़ा दिया तो सीधी बात है पोटेंशियल भी बढ़ेगा, बिल्कुल। चलो ठीक है, ये देखो ये सपोज ये ग्रीन कलर में यूज करता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे हमने चार्ज डाल दिया तो सपोज वी इंक्रीज द चार्ज स्टिल फर्दर, तो ये देखो ये सब चार्जेस मैंने डाल रहे, सेम स्पीयर के ऊपर मैंने और ज्यादा चार्ज डाल दिया। जैसे ही चार्ज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सीधी बात है कि चार्ज डेंसिटी भी बढ़ेगा, और चार्ज डेंसिटी बढ़ने की वजह से सीधी बात है कि उसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, नो डाउट। तो as soon as this potential increases, the Q is increased, again the potential will increase, and the new potential in this case V dash or V double dash we can say is going to be actually equal to 1 upon 4 pi into epsilon naught into Q double dash upon R, simply radius तो same है ना, radius is going to be the constant, no doubt, but the potential as the charge goes on increasing, the potential also goes on increasing, we can see clearly। तो यहाँ पे जैसे ही हमने चार्ज बढ़ा दिया तो पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, नो डाउट। बट from all these things we can conclude one thing, that the potential is going to be directly proportional to the charge। ये समझ सकते हो आराम से, पोटेंशियल और चार्ज इन दोनों के बीच में बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप होगा,
जैसे ही चार्ज बढ़ाया जाता है तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, बिल्कुल। लेकिन अभी इसमें देखो, अगर इन दोनों का रेशियो अगर देखते हो, रेशियो, तो द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल always remains constant, and this constant is actually called as capacitance of that substance. किसी भी सब्सटेंस का जो कैपेसिटी है वो कैसे डिफाइन किया जाता है? द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल। रिमेंबर, ये कंसेप्ट है, अच्छी तरह से याद रखो इसको। सो वी कैन से दैट the C, that is the capacity of a substance, is always equal to the ratio of the charge stored on that substance to the potential of that substance. That's all. This is the basic formula for capacity, or we can say capacitance even. दोनों का मतलब एक ही है, capacity माना ही capacitance, and it is found out to be the ratio of the charge stored per unit potential difference. Remember, तो ये जो सिंपल सी बात है इसको कैपेसिटी बोलते हैं। और जैसे हम ये कैपेसिटी मिल जाता है तो उसका यूनिट भी हम निकाल सकते हैं आराम से। व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस कैपेसिटी? वी कैन सी Farad. इट शुड बी एक्चुअली कूलम पर वोल्ट। रिमेंबर, क्योंकि देखो चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट या पोटेंशियल का यूनिट क्या है? वोल्ट है। बट कूलम पर वोल्ट itself is called as the farad in the memory of the scientist Farad for his contribution in this field. And that's why we can say that the capacity of a capacitor or capacity of any metal or conductor is always defined as the charge to potential, and it is measured in farad. याद रखो, farad. Okay, and actually 1 farad is very big unit, so instead of that, comparatively smaller units are used in practice, just like 1 microfarad or millifarad or nanofarad and so on like that. जैसे 1 माइक्रोफैराड मतलब कितना होगा? 10⁻⁻⁶ फैराड होगा। सेम वैसे ही मिली फैराड मतलब क्या होगा? 10⁻³ फैराड। 1 नैनो फैराड मतलब क्या? 10⁻⁹ फैराड, एंड सो ऑन लाइक दैट। पिको फैराड मतलब क्या होगा? समझ सकते हो आराम से। पिको का मतलब होता है 10⁻12, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 10⁻12 फैराड, नो डाउट। तो ये सब जो है वो छोटे छोटे यूनिट्स है फैराड के, क्योंकि फैराड ये बहुत बड़ा यूनिट है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमको इस पोटेंशियल, एक कोई भी स्पीयर का अगर हमको कैपेसिटी निकालना है, तो देखो ठीक से, ये जो फॉर्मूला हमने अभी देखा, ये फॉर्मूला अगर हम सपोज कॉपी करके लेंगे यहाँ पे, तो देखो ठीक से, ये सपोज फॉर्मूला जो है वो मैं कॉपी करके लेता हूँ एज इट इज। ओके, सी हियर, ये जो फॉर्मूला है ये मैंने कॉपी करके लिया है। किसी भी स्पीयर के वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होता है तो वो हमको पता है ऑलरेडी, इस फॉर्मूला से दिया जाता है। ओके, और ये भी हमने अभी देखा कि Q अपॉन V इज कॉल्ड एज कैपेसिटी C। तो अगर हम ये फॉर्मूला थोड़ा रीअरेंज करेंगे ना, तो देखो क्या बनेगा? V कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 R, करेक्ट है? एंड इफ वी जस्ट रीअरेंज दिस, वी कैन गेट दैट Q अपॉन V is actually going to be equal to what? 4πε0 into R. Check. This is going to be the formula for Q by V, but Q by V is called, Q by V को क्या बोलते हैं? इसको ही तो कैपेसिटी बोलते हैं। तो इसलिए इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर is always going to be equal to 4πε0 R. This formula tells us that the capacity of a spherical conductor doesn't depend on charge or potential, it depends only on its radius. देखो ठीक से, सिर्फ और सिर्फ उसके रेडियस के ऊपर वो डिपेंड करता है, बिल्कुल। तो मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। चलो ठीक है, ये बाहर का जो मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि इप्सिलॉन नॉट मतलब क्या है? यहाँ पे एयर का परमिटिविटी है। अगर एयर में उसको रखा हुआ है तो ठीक है, यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट आएगा। लेकिन अगर किसी दूसरे मीडियम के अंदर अगर हम उसको रखेंगे तो यहाँ पे के भी आ जाएगा, इप्सिलॉन नॉट के साथ के आ जाएगा, नो डाउट। तो इसलिए, लेकिन अगर वैक्यूम में या एयर में अगर कोई कंडक्टर अगर हम रखते हैं तो उसका जो कैपेसिटी है
वो सिर्फ और सिर्फ उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। एज एन जस्ट एन एग्जाम्पल और जस्ट अ क्यूरियोसिटी के फॉर्म में हम अर्थ का कैपेसिटेंस निकाल के दिखा सकते हैं। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, ठीक है, अगर सपोज हमने अर्थ के ऊपर अगर चार्ज रखा तो उसका कैपेसिटी कितना है, तो वो अगर हमको फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ इज अ स्पीयर, नो डाउट। तो अर्थ स्पीयर होने के कारण उसका जो कैपेसिटी है वो इसी फॉर्मूला से हमको मिल जाएगा 4πε0 इंटू आर, नो डाउट। बट अभी जबकि हमको पता है ऑलरेडी कि 1/4πε0 इक्वल टू क्या होता है, वो होता है 9 × 10⁻⁹ ये पता होगा आपको। और इवन ये भी तुमको पता होगा कि रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का जो रेडियस है तो वो होता है 6400 किलोमीटर। इसको हम मीटर में अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो 64 × 10⁵ मीटर ऐसा लिख सकते हैं, नो डाउट। और अगर ये बात हम यहाँ पे यूज करेंगे तो व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ अर्थ एक्चुअली, तो ये जो 4πε0 है उसके बदले हमको क्या रखना होगा, 1/9 × 10⁻⁹ रखना होगा। और एट द सेम टाइम रेडियस जो है, अर्थ का रेडियस जो हमको मिलेगा 64, that is to be multiplied with 10⁵ actually, and this 9 just cancels with this 64, leaving behind 9 sevens are 63, right, and 1 carry and 10 बन गया, 9 ones are just we can leave it as it is here, so it is going to be 7.1, simply 7.1 into 10 raised to, ये कितना बन रहा है 5, 10⁵ upon 10⁹ it actually becomes 10⁻⁻4 farad। see, this capacity is so small, you can see अर्थ का जो कैपेसिटी है वो भी कितना बन रहा है 10⁻⁴ फैरेड के रेंज में। मतलब अगर चलो ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा अगर एक्सप्रेस करते हैं माइक्रोफैराड में अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली 710 इंटू 10⁻⁻6 ऐसा लिखना पड़ेगा। तो फिर वो जाके 10⁻⁻6 फैरेड मतलब क्या बनता है, माइक्रोफैराड बनता है। तो 710 माइक्रोफैराड, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द कैपेसिटी ऑफ अर्थ। और चलो अगर हमको मिली फैराड में भी एक्सप्रेस करना है तो भी कर सकते हैं उसको, देखो क्योंकि उसको हम 10⁻⁻1 इंटू 10⁻3 लिख सकते हैं और इसको 0.71 मिली फैराड ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब चलो अर्थ का, पूरे अर्थ के साइज का अगर स्पीयर हम कंसिडर करते हैं तभी भी उसका कैपेसिटी कितना मिलता है, मिली फैराड के रेंज में मिलता है। तो इसका मतलब सोचो फैराड इतना कैपेसिटी, 1 फैराड इतना कैपेसिटी तो हमको कभी नहीं मिलेगा। उसके लिए तो बहुत बड़ा सन से भी बड़ा स्टार हमको यूज करना पड़ेगा, तब जाके उसका कैपेसिटी 1 फैराड के बराबर बनेगा। तो इससे तुम आइडिया ले सकते हो, इससे तुमको एक आइडिया आ जाएगा रफली कि 1 फैराड ये यूनिट कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। इसीलिए हम ये फैराड ये यूनिट यूज करते ही नहीं है, उसके बदले पिको फैराड मोस्टली यूज किया जाता है। और मोस्टली सब चलो बहुत ज्यादा अगर हो गया तभी भी उसको हम नैनो फैराड में मेजर कर सकते हैं। नैनो फैराड भी बहुत बड़ा यूनिट है। तो उससे भी बड़ा यूनिट है माइक्रो फैराड और सबसे बड़ा है मिली फैराड। फैराड की तो बात ही नहीं है इधर, फैराड तो बहुत बड़ा यूनिट है, वो तो कभी हमको मिलने वाला ही नहीं है। लेकिन चलो जो कैपेसिटीज हम मेजर करते हैं डेली लाइफ के अंदर, प्रैक्टिकल सिचुएशंस के अंदर, वो मोस्ट ऑफ द जो है वो पिको फैराड में ही होते हैं। अगर बहुत ज्यादा हो गया तो नैनो फैराड, बहुत ज्यादा हो गया तो माइक्रो फैराड, और सबसे ज्यादा हो गया तो मिली फैराड। लेकिन उससे ज्यादा हमको नहीं मिलता है कैपेसिटी किसी का भी। ये देखो यहाँ पे अर्थ का ही जो कैपेसिटी है वो भी हमको मिली फैराड में मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा वो 710 माइक्रो फैराड में मिल रहा है। तो इसलिए फैराड की तो बात ही नहीं कर सकते। तो ये बात याद रखो ठीक से। सो दिस इज ऑल अबाउट द रफ आइडिया ऑफ हाउ द फैराड इज लार्ज। ओके, तो ये समझ के लो ठीक से एक बार। चलो ठीक है, अभी हम देख सकते हैं कि कैपेसिटी का कंसेप्ट तो हमको क्लियर हो गया। ये जो कैपेसिटेंस का जो कंसेप्ट है वो हम और एक पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर कर सकते हैं। देखो हम ये पूरे बोर्ड के 3 पार्ट्स बनाएंगे, देखो ठीक से, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए वो इजी होगा। ये देखो सबसे पहला जो पार्ट है तो उसके अंदर एक मैकेनिकल एग्जांपल में देने वाला हूँ कैपेसिटेंस का। ठीक है, कैपेसिटेंस के अंदर कैपेसिटेंस का मैकेनिकल एनालॉजी कौन सा है वो हम देखने वाले हैं। दूसरे इसमें
थर्मल एनालॉजी कौन सा है कैपेसिटेंस का, वो हम देखने वाले हैं। और तीसरे इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो एनालॉजी है उसका, अभी वो तो एनालॉजी नहीं बोल सकते उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो कंसेप्ट ही है ना कैपेसिटेंस का, तो इसलिए ठीक है, ये तीन पार्ट्स देखो ठीक से। तो मैकेनिकल इसमें लैंग्वेज में अगर देखते हो तो कैपेसिटेंस का जो कंसेप्ट है वो तुम इस तरह से देख सकते हो आराम से। देखो ठीक से, अभी अगर सपोज एक दो हमने पॉट यूज किए, मान लो कि ये एक पॉट है हमारे पास, ये देखो, ये एक पॉट है सपोज, इट्स अ ओपन पाइप सपोज, एंड इट इज क्लोज फ्रॉम अदर साइड। चलो ठीक है, अगर और दूसरा एक पॉट हमने कंसिडर किया जो सपोज ऐसे टाइप का है, मतलब इन शॉर्ट क्या है ना कि उसका बेस एरिया थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। अब देखो, अगर सपोज इसके अंदर हमने वाटर डाला, ठीक है, वाटर इज पोर्ड इन दिस फर्स्ट, एंड सेम वाटर अगर इसमें भी डाला तो क्या होगा समझ सकते हो आराम से। यहाँ पे अगर सपोज वाटर हम डालेंगे तो हो सकता है कि यहाँ तक उसका लेवल आ जाए, बिल्कुल, तो यहाँ तक वाटर हमने भर दिया सपोज। अगर मान लो सेम वाटर अगर हम इस पॉट के अंदर डालेंगे तो हो सकता है कि उसका जो लेवल है वो इधर तक ही आ जाएगा। Same water is poured in this same second pot, and we can see that the level of water increases by a very small amount. तो अभी इस केस में हम देख सकते हैं आराम से कि ये जो पॉट है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, इसीलिए इसके अंदर हम थोड़ा भी अगर पानी डालेंगे तो यहाँ पे जो हम अमाउंट ऑफ वाटर जो डाल रहे हैं ना, तो अमाउंट ऑफ वाटर मतलब क्यू है, ठीक है। और ये जो हाइट बढ़ रहा है, ये जो हाइट ये जो बढ़ रहा है इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल उसको बोल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे वाटर डालते हैं तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, मतलब लेवल ऑफ वाटर बढ़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम वाटर डालते हैं तो लेवल उतना नहीं बढ़ता जितना यहाँ पे बढ़ता है। तो इसलिए जितना अमाउंट हम वाटर डालेंगे, अभी इसका जो है कैपेसिटी थोड़ा कम है, कैपेसिटी ही कम है क्योंकि एरिया कम है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसका कैपेसिटी कम है। और उसकी वजह से क्या होगा कि इसको थोड़ा भी अगर हम वाटर डाल देंगे तो तुरंत उसका हाइट बढ़ता जाएगा, फटाफट फटाफट बढ़ेगा। जबकि इसके अंदर अगर देखेंगे, ये सेकेंड वाला पॉट जो है उसके अंदर कितना भी ज्यादा वाटर डालो तो भी जो वाटर का जो लेवल है वो इतना फटाफट नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसका मतलब दिस पॉट हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू एब्सॉर्ब वाटर विदाउट इंक्रीज इन द लेवल। चेक, ऐसा है। यस बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि कितना भी हम वाटर डालेंगे तो भी यहाँ पे लेवल थोड़ा कम बढ़ेगा इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे थोड़ा भी वाटर डालेंगे तो उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे इसका कैपेसिटी ज्यादा है, बिल्कुल। तो यह समझ सकते हैं आराम से। तो अभी थर्मल इसके अंदर अगर देखते हैं थर्मल सेक्शन में, इसका और एक एग्जांपल है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं उसको। जैसा हम देखते हैं कि अगर सपोज एक सब्सटेंस है, ये सपोज लाइक कॉपर, ओके, और दूसरा एक सब्सटेंस है जिसको हम बोलेंगे वाटर, ठीक है, वाटर। अभी इसको अगर हम हीट देंगे तो जो हम हीट दे रहे हैं वो यहाँ पे क्यू बन रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, बिल्कुल। तो जो भी टेम्परेचर बढ़ गया तो उसको हम बोलेंगे डेल्टा टी, ओके। तो अभी जैसे हम यहाँ पे हीट देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, नो डाउट। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है ना कि इस केस में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा भी अगर हीट दे दो तो टेम्परेचर बहुत फटाफट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे वाटर के केस में ऐसा नहीं होता है, अगर हम बहुत ज्यादा हीट देते हैं तब जाके इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बहुत जाके बढ़ता है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि वाटर हैज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ कैपेसिटी। इसका जो कैपेसिटी है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टेम्परेचर। मास भी होता है उसमें, वो भूल जाओ, वो थोड़ा समय के लिए बाजू में रखो। बट हीट कैपेसिटी की अगर बात करते हैं तो हम जानते हैं ऑलरेडी कि हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट divided by temperature. In the same way here, we can say that the capacity of this pot can be obtained to be equal to amount of water, मतलब Q divided by level, जो कि एक पोटेंशियल का ही एक दूसरा मेजर है। और वही बात यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस के ऊपर अगर एक सपोज छोटा एक चार्ज है या कंडक्टर है,
और एक बड़ा कंडक्टर है। अभी इन दोनों का के अंदर बेसिक बेसिक डिफरेंस क्या है? इसका रेडियस छोटा है और इसका रेडियस बड़ा है, नो डाउट। और उसकी वजह से क्या होगा ना कि इसके ऊपर इसका कैपेसिटी छोटा होगा जबकि इसका कैपेसिटी बड़ा होगा, क्योंकि दिस विल हैव अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टेंडेंसी टू होल्ड द चार्जेस। बिकॉज अगर थोड़ा भी अगर चार्ज हमने इसमें डाल दिया तो तुरंत उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा। लेकिन वैसा इधर नहीं होने वाला। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, देखो ठीक से थोड़ा भी चार्ज डाल दिया तो यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा राइज हो गया, नो डाउट। ये पोटेंशियल है सपोज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा चार्ज जब जब हम डालेंगे तब जाके पोटेंशियल थोड़ा बहुत राइज होगा। तो ये जो रेशियो है, तो रेशियो हम देख सकते हैं आराम से कि Q by V ratio is going to be greater in this case here, which is going to be very small in this case here, because the small charge gives rise to very high potential, whereas here in this case the large charge gives rise to very small potential. And that's why we can say that the capacity of this bigger sphere is going to be greater than the capacity of this smaller sphere here. So the same thing is happening here in this case mechanical example also, and in case of thermal example also. ये example समझे ठीक से, या कुछ पूछना है या डाउट है कुछ, या फिर से एक्सप्लेन करना है? चेक करो एक बार। ओके, तो देखो जैसे यहाँ पे मीन्स इस पॉट का, ये जो पॉट अलग अलग पॉट जो होते हैं तो उनका एक कैपेसिटी होता है, जो एबिलिटी होता है वाटर को एब्जॉर्ब करने का विदाउट राइजिंग इट्स ओन लेवल। सेम वैसे यहाँ पे भी थर्मल सेक्शन में हर एक सब्सटेंस का एक एबिलिटी होता है टू एब्जॉर्ब द हीट विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर। सेम वैसे ही यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हर एक कंडक्टर का एक एबिलिटी होता है to absorb the charge without rising its potential, and that is actually called as capacity, remember. Now we'll see how this capacity can be increased. In fact, actually capacity of a substance depends on its dimensions. डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्फीयरिकल कंडक्टर है तो उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा। अगर एक मेटल प्लेट है ऐसा, तो उसके लेंथ और ब्रेड्थ के ऊपर डिपेंड करेगा कैपेसिटी जो है। So is in this way we can see that the capacity actually depends on the dimensions of the substance. But here the capacity can be increased by a very important technique that is studied to be studied in principle of capacitor. Remember, तो हमको अभी वही study करना है, what is the principle of capacitor. See here, what is principle of capacitor? Okay, parallel plate capacitor actually, yeah. तो अब इसमें देखो होता क्या है कि कोई भी एक प्लेट इमेजिन करो। Suppose this is the plate, metal plate, which is given some charge like plus positive charge। suppose हमने यहाँ पे इसको दिया हुआ है, ठीक है। ये suppose हमने इसको पॉजिटिव चार्ज लेके रखा है। Okay, Q amount of positive charge is given to this plate, and because of that the potential of that plate rises up to V. Okay, तो इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो V तक राइज हो गया, V इतना बन गया, जिसकी वजह से अभी हमको क्या बोलना पड़ेगा, इस प्लेट का कैपेसिटी कितना है, कैसे निकालेंगे? जैसा कि हमको पता है कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, C1, and that is going to be equal to charge upon potential. So Q divided by V is called as its initial capacity. Okay, but now what we are going to do here is, see, the same plate is kept here. देखो ये इनिशियल सिचुएशन था, अभी दूसरे सिचुएशन में हम क्या करने वाले हैं, देखो ठीक से। The same plate is kept here. Okay, and it is given the same charge, that is positive charge, suppose. Okay, Q इतना पॉजिटिव चार्ज इसको हमने दे दिया, और उसकी वजह से ऑब्वियसली उसका पोटेंशियल जो है वो भी इतना बन जाएगा, नो डाउट।
but अभी at the same time we have kept another plate near this one. तो इस प्लेट के नजदीक हमने और एक दूसरा प्लेट रख दिया है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। एक्चुअली उसका नेगेटिव चार्ज होना भी जरूरी नहीं है एक्चुअली। अगर हम उसको अर्थ के साथ कनेक्टेड रखेंगे तभी ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव चार्ज बन ही जाएगा। देखो क्यों? क्योंकि देखो ये प्लेट तो वैसे न्यूट्रल है, बट इफ वी कीप इट कनेक्टेड टू द अर्थ, सपोज इसको अगर हम सपोज अर्थ के साथ कनेक्टेड रखेंगे ना, तो इससे क्या होगा? देखो सबसे पहले बात क्या है कि यहाँ पे जैसे ही ये प्लेट इसके आस पास लगाया जाएगा या लाया जाएगा, तो इस प्लेट के ऊपर सामने की तरफ नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। देखो नेगेटिव चार्ज सामने की तरफ नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा और पीछे की तरफ पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा। बट सिंस दिस प्लेट इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू द अर्थ, द पॉजिटिव चार्ज विल जस्ट escape टू द ग्राउंड। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे ग्राउंड की तरफ escape हो जाएगा और उसकी वजह से यहाँ पे इस प्लेट के ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा रहेगा। ये देखो ये नेगेटिव चार्ज सपोज यहाँ पे बचा हुआ है, जिसके कारण ये पूरा प्लेट जो है वो एक नेगेटिव चार्ज प्लेट बन जाएगा। और वो नेगेटिव चार्ज एग्जैक्ट उतना ही रहेगा, जिसको माइनस क्यू बोल सकते हैं। जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो खुद का पोटेंशियल है वो माइनस वी बन जाएगा। सीधी बात है। लेकिन इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस प्लेट के ऊपर एक नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा, जिसको हम बोल सकते हैं वी आई या V1 बोल सकते हो उसको। चलो VI बोलते हैं। VI मतलब क्या है यहाँ पे? इट इज गोइंग टू बी द इंड्यूस्ड पोटेंशियल। ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। व्हाट इज द इंड्यूस्ड पोटेंशियल? द पोटेंशियल डेवलप्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट ऑन पॉजिटिव प्लेट हियर। तो इस नेगेटिव प्लेट की वजह से जो पॉजिटिव प्लेट है उसके ऊपर जो पोटेंशियल डेवलप होता है या इंड्यूस होता है, तो उसको हम बोलेंगे induced potential, and that is denoted by minus Vi here. That will be negative obviously because it is produced due to the negative charge. Okay, and now the effective potential of this plate actually will be equal to V minus Vi. समझ सकते हो ठीक से? क्यों? क्योंकि इस प्लेट का एक्चुअली पोटेंशियल कितना था? वैसे तो V था, लेकिन ये नेगेटिव प्लेट इसके नजदीक आ गया, जिसकी वजह से उसका जो पोटेंशियल है वो माइनस Vi इंड्यूस हो गया और उसकी वजह से इस प्लेट का जो खुद का पोटेंशियल है वो एक्चुअली कम हो गया और वो बन गया V माइनस Vi। लेकिन चार्ज तो उसके ऊपर अभी भी उतना ही है जितना पहले था। इसीलिए यहाँ पे कैपेसिटी जो है, न्यू कैपेसिटी कितना बनेगा इस प्लेट का? तो उसको हम C2 बोल देंगे और वो बनेगा एक्चुअली द सेम चार्ज Q, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय न्यू पोटेंशियल of this plate, which is actually going to be V minus Vi. समझा ठीक से? And this is going to be the formula for new capacity of this system or this plate actually. तो इस प्लेट का कैपेसिटी क्या हो गया देखो ठीक से। तो अभी यहाँ पे Q तो यहाँ पे भी उतना ही है और यहाँ पे भी उतना ही है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे देखो Q के नीचे कौन है? V है, जबकि यहाँ पे Q के नीचे V minus Vi है। And obviously जबकि V minus Vi is going to be less than V, तो अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा हो गया बराबर, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर तो सेम है। तो इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि C2 is actually going to be greater than C1। ये समझ सकते हो ठीक से? क्यों? क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को कम कर दिया। तो द सेम चार्ज Q is stored at less potential here, and that's why when the same charge is stored at less potential, the new ratio of charge to potential will be greater than the original ratio of charge to potential here, and that's why we can see that C2 is greater than C1, and this is actually called as the principle of capacitor। यही है principle of capacitor। How can we express it in words? देखो, it is expressed in words in this way: the capacity of a parallel plate is increased when another earth connected plate is kept near it। बिल्कुल समझा ठीक से? क्या बोला मैंने? फिर से रिपीट करता हूं। I will repeat again. The capacity of a single parallel plate is increased when another earth connected plate is kept near it। तो एक किसी भी प्लेट का कैपेसिटी बढ़ जाता है
जब वो किसी दूसरे अर्थ कनेक्टेड प्लेट के नजदीक रखा जाता है। बिल्कुल। So this is called as the principle of capacitor, and we can use this to make the capacitors actually. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो ऐसे ही टेक्निक यूज करके बनता है. What we do in order to construct a capacitor, parallel plate capacitor, is see here. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली एक प्लेट ले लेते हैं जो कि ये इस टाइप का एक प्लेट है, सपोज मेटल का प्लेट है ऑब्वियसली, ये सपोज मेटल का प्लेट है, और दूसरा एक मेटल का प्लेट जो है वो यहाँ पे रखते हैं उसके नज़दीक. चलो इसका ही हम कॉपी बना देते हैं. ओके, अभी ये जो प्लेट है दूसरा वो हम इसके नज़दीक रखते हैं. ओके, और जितना नज़दीक रखेंगे उतना अच्छा है. ठीक है, और अभी क्या करेंगे, देखो कि ये वाला जो प्लेट है उसको कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ. बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसके साथ हम इसको ज्वाइन करेंगे, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट करेंगे इस दूसरे वाले प्लेट के तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होने से ये पूरा जो प्लेट है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा, और जो नेगेटिव प्लेट है वो मतलब ये जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो इस नेगेटिव प्लेट के साथ, मतलब इस वाले दूसरे वाले प्लेट के साथ कनेक्टेड होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा पूरे प्लेट के ऊपर, और उसकी वजह से यहाँ पे बीच वाले रीजन में यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा. एंड दिस इज कॉल्ड एज द सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. दिस सिस्टम इज एक्चुअली कॉल्ड एज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, रिमेंबर. और अभी इनके बीच में जितना डिस्टेंस कम करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस अगर कम करेंगे तो देर इज अ चांस दैट these two plates will just get into contact, and in order to avoid that, what we have to do is we have to keep a insulator between them. तो अब यहाँ पे देखो ठीक से, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो है ना, हम क्या करते हैं, एक इंसुलेटर इंसर्ट कर देते हैं. सपोज ये एक इस टाइप का इंसुलेटर है. दिस इंसुलेटर विल बी मेड अप ऑफ सम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जो हमने कल देखे थे सभी एग्जांपल्स डाइलेक्ट्रिक के, पोलर हो या नॉन पोलर हो. तो इस टाइप का जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो यहाँ पे रखा जाता है, अंदर डाला जाता है, और इसका मतलब दो प्लेट्स, ठीक है, सिंपली दो प्लेट्स और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक, ये होता है सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें लेफ्ट वाला जो प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और जो राइट वाला प्लेट है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन these two plates, and this system is called as the पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अभी देखो कैपेसिटर्स के भी अलग अलग टाइप हुआ करते हैं. एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके अंदर दो प्लेट्स और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नो डाउट. दूसरा होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर. इन केस ऑफ द सिलिंड्रिकल कैपेसिटर वी गेट सिलेंडर. सपोज देखो ये एक सिलेंडर होता है, और इसके बिल्कुल सेंटर में दूसरा एक सिलेंडर ड्रॉ किया जाता है. ये दूसरा सिलेंडर है, देखो. ये देखो ऐसा, ठीक है. तो ये दोनों सिलेंडर्स जो है वो कॉन्सेंट्रिक है या कोएक्सियल है हम बोल सकते हैं, एंड द स्पेस बिटवीन दिस टू प्लेट द सिलेंडर्स, ये दोनों जो सिलेंडर्स है इनके बीच में का जो स्पेस है, ये वाला स्पेस दिख रहा है, ये वाला स्पेस जो है वो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भरा जाता है, और इसको हम बोलते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, जिसमें ये जो सेंटर वाला जो पार्ट है, कोर वाला जो पार्ट है, वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है, और बाहर वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है, एंड देयर इज अ इंसुलेटर बिटवीन दीज टू सिलेंडर्स. तो ये सिलेंडर के बीच में का जो रीजन है वो इंसुलेटिंग मटेरियल से, जस्ट लाइक एस्बेस्टॉस या माइका या ग्लास या पेपर या वुड, ऐसे जो सब्सटेंसेस है जिनको डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है उनसे भरा जाता है. उसके बाद आ जाता है spherical capacitor. Remember, spherical capacitor is made up of two concentric spheres which are like this. तो देखो ये इस टाइप के दो स्पीयर्स होते हैं,
जिनको हम एक के अंदर एक रखते हैं, ऐसे देखो। और जो अंदर वाला जो स्पीयर है वो हम कनेक्ट करेंगे सपोज पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और बाहर वाला जो स्पीयर है उसको हम कनेक्ट करेंगे निगेटिव टर्मिनल के साथ। और इन दोनों के बीच में का जो रीजन है वो हम एस्बेस्टॉस या कोई भी एक मटेरियल जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके द्वारा भर के रखेंगे बिल्कुल। और अंदर वाला जो है वो कंडक्टर है, हाँ? बाहर वाला जो स्पीयर है वो भी कंडक्टर है, ठीक है, लेकिन बीच में जो है, बीच में सिर्फ इंसुलेटर डाला हुआ है। तो ये इस टाइप का जो सिस्टम है इसको बोलते हैं स्पीरिकल कैपेसिटर, रिमेंबर। तो इस टाइप के जो कैपेसिटर्स है वो हम यूज कर सकते हैं आराम से। एंड व्हाट इज द मेन यूज ऑफ कैपेसिटर? टू एब्जॉर्ब द चार्ज, और वी कैन से टू स्टोर द चार्ज, रिमेंबर। नाउ वी आर गोइंग टू सी what is the capacity of a parallel plate capacitor. How can we find out the capacity of a parallel plate capacitor? So उसके लिए सिंपल सी बात कंसिडर करो, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, समझो एक इस टाइप का एक प्लेट है और एक दूसरा प्लेट है, और ये दोनों प्लेट्स जो है वो सपोज कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ये देखो ऐसे, ठीक है। और समझो कि पहले वाले प्लेट के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज देके रखा है, ओके। ऐसा करेंगे, दोनों सेम होने चाहिए एक्चुअली। ओके, सो ये दोनों प्लेट्स जो है वो दोनों प्लेट्स को हमने सपोज चार्जेस देके रखे हैं। फर्स्ट प्लेट इज मेड पॉजिटिवली चार्ज्ड, so suppose that this positive charge is placed on this first plate, ओके, ये पॉजिटिव चार्ज जाकर रखा हुआ है यहाँ पे। और जो दूसरा प्लेट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, सपोज ये प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और दोनों के ऊपर मान लो कि Q इतना चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। सो वी कैन अज्यूम दैट Q is going to be the charge on each plate, ओके, ठीक है। अभी देखो दूसरा कि A is going to be the area of each plate, चलेगा। ये जो प्लेट का एरिया है वो है A, ठीक है। और उस इस चार्ज Q की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम मान लेते हैं E है सपोज। तो ये जो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा तो उसको हम बोल सकते हैं E। E is going to be the electric intensity, okay, the electric intensity in the space between the two plates, okay. Now we'll see, suppose that sigma is the surface charge density. Sigma is going to be the surface charge density of each of the plates. तो हर एक प्लेट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमने मान लिया सिग्मा है, ठीक है। और एक बात हमको ये देखना है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सपोज यहाँ पे d है, चलेगा। d is going to be the distance between these two plates, okay, small d is going to be the distance, okay। अभी देखो जैसे हमको ये डिस्टेंस भी पता चल जाता है और उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच में है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v है सपोज, ठीक है। सो सी हियर, d is going to be the distance between the two plates, and v is going to be the potential difference between the two plates, okay। Now we can see clearly that sigma निकालने के लिए, सॉरी, सिग्मा जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एक पैरेलल प्लेट की वजह से जो इंटेंसिटी पैदा होता है, याद होगा आपको, एक पैरेलल प्लेट जो होता है, तो लास्ट टाइम हमने देखा था, मतलब गॉस थ्योरम के जो एप्लीकेशंस थे तो उसके अंदर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पैरेलल प्लेट इज गिवन बाय फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट,
याद है सभी को? तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पे P कंसिडर कर लो, तो वहाँ पे इंटेंसिटी कितना बनता है? द टोटल इंटेंसिटी कैन बी फाउंड आउट due to the surface charge density of this plate and the surface charge density of this second plate here. तो दोनों प्लेट्स के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस है, तो इसलिए यहाँ पे इस प्लेट का जो सिग्मा है, ये हम सिग्मा कंसिडर करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये दूसरे वाले प्लेट के ऊपर भी उतना ही सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगा, लेकिन वो नेगेटिव रहेगा। इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे बनता है बीच वाले रीजन में, वो कितना बनेगा? तो हम बोल सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस, here it is going to be sigma upon 2 epsilon naught again, because this sigma upon 2 epsilon naught will get added together. तो इस वाले प्लेट का फर्स्ट पॉजिटिव प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में रहेगा जरूर, और जो नेगेटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी उसी डायरेक्शन में रहेगा, और इसकी वजह से ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐड हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे इस रीजन में, वो इन दोनों के द्वारा प्रोड्यूस किए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के एडिशन के बराबर होगा, जिसको ये हम लिख सकते हैं आराम से E इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू 2 सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, करेक्ट है? एंड 2 कैंसिल करके हमको क्या मिलेगा? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, जबकि हमको पता है ऑलरेडी कि सिग्मा जो होता है, तो सिग्मा माना सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, जिसको हम चार्ज अपॉन एरिया ऐसा लिख सकते हैं आराम से। और अगर ये यूज करेंगे यहाँ पे, तो हमको क्या मिलेगा? इंटेंसिटी का और एक फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एक्चुअली इक्वल टू Q अपॉन A डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। सिग्मा के बदले उसका वैल्यू डाल दिया। चलो ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो हमको मिलेगा Q अपॉन A इंटू इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये बन गया एक फॉर्मूला इंटेंसिटी के लिए। चलो ठीक है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है कि इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है, और ये हमको पता है ऑलरेडी कि इंटेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो दैट्स व्हाई वी कैन यूज दैट दिस E एंड दिस E कैन बी इक्वेटेड। अगर इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, और दूसरे वाले इक्वेशन को हम बोल देंगे सपोज इक्वेशन नंबर 2, तो इन दोनों से हम इक्वेट कर सकेंगे वैल्यू ऑफ E, जिससे हमको मिलेगा E का वैल्यू इधर से हमको क्या मिल रहा है? देखो Q अपॉन ए इप्सिलॉन नॉट मिल रहा है, और वो अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, तो देखो Q अपॉन ए इप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू V अपॉन D। इसको अगर थोड़ा रीअरेंज करेंगे ना, तो हमको कैपेसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। देखो ठीक से कैसे, क्योंकि अगर इसको हम सपोज ये V को नीचे लेके जाएंगे, तो हमको मिलेगा Q बाय V, which is going to be actually equal to A epsilon naught upon D simply, but we know already that this Q by V मतलब ही कैपेसिटी होता है, याद है? अभी अभी हमने डिफाइन किया था। तो चार्ज टू पोटेंशियल रेशियो इज called as capacity actually, and that's why we can say that this capacity of a parallel plate capacitor is actually going to be equal to A into epsilon naught upon D, which tells us simply that the capacity of a parallel plate capacitor is directly proportional to the area of each plate. It's directly proportional to epsilon naught. अब epsilon naught तो constant है, but it is inversely proportional to the distance between the two plates, remember. And if the same capacitor is filled with some dielectric, अगर इसी कैपेसिटर के अंदर अगर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर डाल दिया, ये देखो, समझो समझो कि यहाँ पे, सॉरी, ये सपोज एक डाइलेक्ट्रिक हमने यहाँ पे डाल दिया, देखो अगर बीच में ऐसा एक डाइलेक्ट्रिक अगर रख दिया, तो उस केस में क्या होगा? उस डाइलेक्ट्रिक का जो ये है, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो अगर मान लो K है, तो उस केस में इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है, वो हम देखेंगे कि उसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से कुछ बन जाएगा। C will actually become equal to A into epsilon naught K upon D।
where K stands for the dielectric constant of that medium between the two plates. तो दोनों प्लेट्स के बीच में अगर हमने कोई भी डायलेक्ट्रिक अगर डाल दिया तो उस केस में उसका जो कैपेसिटी है वो इस तरह से बन जाएगा विद डायलेक्ट्रिक, एंड दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर विदाउट डायलेक्ट्रिक. अभी विदाउट डायलेक्ट्रिक एक्चुअली हो नहीं सकता क्योंकि एयर तो होता ही है हमेशा, तो इसलिए विदाउट डायलेक्ट्रिक अगर कोई भी फिजिकल डायलेक्ट्रिक अगर नहीं है तो उस केस में उसका जो कैपेसिटी है वो हमको इस फॉर्मूला से मिलता है, और अगर डायलेक्ट्रिक है तो इस फॉर्मूला से मिल जाता है. तो ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखो. और ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमने क्या किया वो भी देखो ठीक से क्लियरली. हमने सिर्फ दो फॉर्मूले कंबाइन किए, दो बार हमने इंटेंसिटी का इक्वेशन निकाला और उन दोनों को इक्वेट किया बस. देखो ठीक से, एक फॉर्मूला हमारे पास इंटेंसिटी का ऑलरेडी था जो कि इंटेंसिटी E इज इक्वल टू सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट, और दूसरा फॉर्मूला जो है इंटेंसिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस. और ये दोनों अगर हमने इक्वेट किया और यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है वो तो हमको पता ही होता है ऑलरेडी, तो वो अगर हमने यूज किया तो ऑटोमेटिकली हमको जो कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है वो डिराइव करने आ जाएगा. So this derivation can also be asked for 3 marks in exam. Remember, it's called as the principle, the equation for expression for capacity of a parallel plate capacitor. Remember. So this is the concept of capacitor. Okay, चलो ठीक है. So basically we'll stop here. Thank you all of you. अगर कुछ डाउट है तो पूछ. चलो ठीक है. Thank you, sir. Okay, okay, bye.